हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना डीएफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे। डीएफ ब्लॉक में सबसे पहले हमने डी ब्लॉक जो था वो शुरू किया था। उसके अंदर मैंने आप लोग को बता दिया कि जो आपका सीरीज कौन सी आती है। तो उसमें 3D, 4D और 5D 3 सीरीज आती थी, वो हम लोगों ने डिस्कस की थी, है ना। 3D, 4D, 5D और 6D इस टाइप से सीरीज आती है, जिसके अंदर से 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और फिर देखा था हम लोगों ने लैंथेनाइड्स कंपाउंड क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड शुरू भी क्या हो जाते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, आप उससे याद कर सकते हो, और सिंपली आपको ऐसे याद होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, नाउ हम लोग डिटेल से इनकी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इनका परमाणुविक आकार, ठीक है। तो सब फर्स्ट जो आपका जो आएगा टॉपिक वो क्या होगा, परमाणुविक या आणविक बोल सकते हो, परमाणुविक आकार, एटॉमिक साइज, कि इनका आकार किस टाइप से, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने जैसे फर्स्ट सीरीज बनाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, नेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, FeCO, एनाइड, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये हम लोग क्या आए थे 10 एलिमेंट। ओके, अब ये है कि जब हम लोग यहाँ से इधर की साइड से इधर की साइड जाते हैं तब इनके परमाणु आकार में क्या चेंज आएगा, या फिर स्कैंडियम से ऊपर। अब देखो ये वाली 3D, फिर 4D के अंदर क्या आएगा, स्कैंडियम से बाद में, और फिर उसके बाद 5D। इस प्रकार से आती है सीरीज, 3 सीरीज बताई थी मैंने, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या आ रहा था, Y, और इसके अंदर क्या आ रहा था, लैंथेनम शुरू हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ये वाला चल रहा था, और उसके बाद ये वाला। इस टाइप से आगे ये पूरा आप लोग कंप्लीट कर लेना, बस आगे बता देते हो। वो था ना HFWRE, ये सारे हैं, ठीक है, वही हैं। अब देखिए आपको क्या करना है हमें पढ़ना क्या है, परमाणुविक आकार के बारे में। तो परमाणुविक आकार हमें ये पढ़ना है कि जब हम लोग टॉप टू डाउन जाते हैं तो हमारा साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे साइज में क्या चेंज आता है। देखो आप सब लोगों ने पहले लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से चेंजमेंट आते हैं। 11th क्लास में पूरा आपके आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में ही डिटेल से ये चीजें हैं कि किधर से जाएंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इवन 10th में भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा है। तो नॉर्मली पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि इधर से जब आप इधर जाते हो तो आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टॉप टू डाउन जाते हो तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज, वही होता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज होता है डिक्रीज, और टॉप टू डाउन जाने पे साइज होता है इंक्रीज। अब देखिए एक चीज देखिए कि यहाँ पे n नंबर कितना होता है, n बराबर यहाँ पे 4, मैंने बताया था ना 3D है, लेकिन नंबर क्या होता है, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, n-1D में, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 4 है, और ये 5वां आवर्त है, और ये 6ठा आवर्त है, ठीक है। इस प्रकार से n बराबर 7 भी आते हैं, है ना। तो 7वें में यहाँ पे एक्टिनाइड शुरू हो जाता है, एक्टिनाइड्स, और उसके अंदर 3-4 एलिमेंट ही नोन है, बाकी रेडियो एक्टिव तो खाली है वो। ओके, अब देखिए कि जब ये इस प्रकार से होता है तो आपको पता है जब n बढ़ रहा है इसका मतलब क्या बढ़ रहे हैं, कोषों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब टॉप टू डाउन जाएंगे तो साइज ऑलवेज इंक्रीज ही होगी, है ना। अब बात आती है लेफ्ट टू राइट जाने की। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट एज यूजुअली हम देखें तो ऐसा होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक कंटिन्यूअसली चेंज नहीं आ रहा कि यहाँ से डिक्रीज ही होती जाएगी। पहले वो स्कैंडियम से मैंगनीज तक डिक्रीज होती है, उसके बाद इन तीनों की लगभग सेम रहती है, और कॉपर और जिंक क्या होती है, बड़ी हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो जाता है, अब 2 इफेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, पहले भी पढ़े हैं, फिर से पढ़ लो। 2 इफेक्ट की वजह से हम लोग साइज का क्या बताते हैं कि डिक्रीज इंक्रीज किस प्रकार से होगी। एक तो 2 चीज क्या सी होती है, एक तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और एक होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय
आवेश और इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, दोनों ही चीजें अगर आपको समझ आ गई ना, दैट्स ये पूरा आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का समझ में आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है इस न्यूक्लियस के अराउंड में जितना भी ये इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है वो तो कहलाएगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए न्यूक्लियस के बाहर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन, भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, इनको अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए जैसे ये आपका अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। तो आप लोग देखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जैसे जैसे जितना चार्ज इस पे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता रहता है, अट्रैक्ट करता रहता है, जिस वजह से साइज क्या होती रहती है, डिक्रीज। यानी कि आप लोग ध्यान से सुनना, देखो प्लीज यहाँ से वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये वाली दोनों चीज बहुत अच्छे समझनी है, तभी ये वाला साइज वाला समझ आएगा, अदरवाइज आगे तक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब फिर से सुनो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित चार्ज जितना है उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब मैं बता रही हूँ कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर मान लो मैंने चार्ज जैसे लगा दिया, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे इसको करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा, अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। ठीक है, तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होएगा। ठीक है, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज हमारा क्या होता है, डिक्रीज। तो याद रखना ये 2-4 पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ, नोट्स में अगर शॉर्ट में मिल जाता है, देखो नोट्स में आई थिंक नोट्स फॉर्म में मिलेगा, बट आपको साइड में कहीं लिखना हो तो आप लोग ध्यान से लिख लेना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारा हो रहा है इसका मतलब वो साइज को क्या कराता है, डिक्रीज कराता है। इज दैट क्लियर, समझ आया। उसके बाद दूसरे पे आते हैं हम लोग। दूसरे पे आया हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या है। अब देखिए हम लोगों ने बोल दिया, हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं अभी, तो क्या कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मुझे बताइए, ध्यान से देखना इधर कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई समझ आ गया, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बात भी पल्ले पड़ गई। उसके बाद ये बाहर की तरफ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये भी इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब इसके बाहर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे दो कोशों के बीच में तो क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं ना, वहां पे तो बीच में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इन दोनों के बीच तो क्या आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है और इसको बाहर की तरफ धक्का लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसको बाहर की ओर धक्का लगाता है। तो क्या होगा, ये इसको क्या करने लग जाएगा कि तू दूर जा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल्स टू ईच अदर। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सेम चार्ज रिपेल्स टू ईच अदर, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर की तरफ धक्का देते हैं, पुल करते हैं बाहर की तरफ, और इस न्यूक्लियस को परिरक्षित कर लेते हैं, इस न्यूक्लियस को छुपा लेते हैं, इसका प्रभाव बाहर नहीं जाने देते हैं। ये प्रभाव क्या कहलाता है, आपका परिरक्षण प्रभाव। अब मुझे बताइए, जब इसको बाहर की तरफ धक्का देगा तो साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज। दो चीजें आपको क्लियर हुई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज डिक्रीज होगा और परिरक्षण की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज डिक्रीज होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव की वजह से साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये दो चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाने की और टॉप टू बॉटम जाने की, तो इधर से इधर देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 3D1 4s2, यहाँ पे 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s2,
3d5 4s2, यहाँ पे 1 आएगा। 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2, सॉरी 3d10 4s1 और इसका 3d10 4s2। ये हम लोग का क्या है, आर्गन तो इनके पहले है ही, आर्गन इनके पहले 18, उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे शुरू होते हैं। अब इनको देखो, ध्यान से सुनना प्लीज अच्छे से, क्योंकि ये समझने वाली है। आपको थोड़ा सा भी आगे कर जाओगे ना तो इधर उधर तो पूरा स्प्लिट हो जाएगा, और थोड़ा सा समझ लिया तो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इतना याद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो साइज को क्या कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज क्या हो रही है, डिक्रीज, और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। अब शुरू में देखो, शुरू में देखना, यहाँ पे स्कैंडियम है, अगर इसमें देखें तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का ठीक है, बाहर इसके पास डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पे देखिए जब भी 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना रिपेल कर पाएगा, नहीं रिपेल कर पाएगा। तो यहाँ पे तो क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है। फिर 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तब तक तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ऐसे होने लगते हैं, तब क्या करने लगता है, ये इसको बाहर की तरफ क्या लगाने लगता है, धक्का लगाने लगता है। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा साइज क्या होता रहता है, इंक्रीज होता है। तो देखिए जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक या आप लोग क्रोमियम तक, क्योंकि क्रोमियम और मैंगनीज दोनों में D5 ही होता है, तो आप क्रोमियम लिखो, मैंगनीज लिखो, नोट्स में आई थिंक क्रोमियम तक है, बट फिर भी मैंगनीज तक, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, नेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ तक जाने पे कौन सा बढ़ रहा है हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, मीन साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं हम लोग, इनके ऊपर क्या हो रहा है, इनके ऊपर क्या हो रहा है, ये लगभग थोड़ा ना, तो ये पूरी तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं बढ़ रहा, ये भी बाहर धक्का लगाने लग गए, तो इनका क्या लगता है, लगभग क्या होता है, सेम सा ही होता है, कोई पॉइंट 2 में, पॉइंट 1-2 में क्या होता है, फर्क आता है। फिर अगर हम कॉपर और जिंक की बात करें, फिर क्या हो जाता है, हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही डोमिनेंट हो जाता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा ENC से, तो ऐसे ही डोमिनेंट हो जाएगा ENC से, तो देखो यहां तक तो क्या था, पररक्षण प्रभाव ENC ज्यादा था स्क्रीनिंग इफेक्ट से। यहाँ पे ये ENC और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों लगभग बराबर लग रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, कम, ऐसे होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, इट मीन्स क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, जब आप इधर से इधर जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा, तो जिंक का साइज हमेशा ज्यादा होता है कॉपर से, और यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि ऐसे देखो आप लोगों को क्या याद होगा कि कॉपर पहले आता है, और आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा, तो आप रटी रटाई थ्योरी के अनुसार क्या लिख के आओगे कि कॉपर छोटा होगा और जिंक उससे भी छोटा होगा, ऐसे लिख के आओगे ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका मतलब साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप सोचोगे कॉपर तो पहले आता है और जिंक उसके बाद आता है, तो जिंक की साइज और छोटी होनी चाहिए, यानी कॉपर बड़ा होगा और जिंक छोटा होगा, ऐसे करके आओगे। बट ऐसा नहीं होता है, इनमें से जिंक क्या होता है, बड़ा होता है, कॉपर की साइज क्या होती है, छोटी होती है। समझ आ गया, ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके। फिर से एक बार रिवाइज करूंगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज डिक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज इंक्रीज। शुरू के अंदर आपको पता है अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए वो रिपेल नहीं कर पाते ज्यादा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लग पाता ज्यादा, इस वजह से वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो शुरू के 5 एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस वजह से साइज डिक्रीज होती है। बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों लगभग बराबर से ही लगने लग जाते हैं, तो बराबर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया ना तो वापस से वीडियो को प्ले करना और फिर से सुनना, एकदम मस्त मजे से समझ आएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, परमाणु आकार हमारा कंप्लीट हो गया, तो आपको परमाणु आकार में क्या कहोगे कि जब हम लोग क्रोमियम तक बढ़ते हैं या मैंगनीज तक बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और उसके बाद
तीन जो एलिमेंट आते हैं आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल वाला, वो लगभग समान आकृति के होते हैं। और उसके बाद क्या होने लग जाती है, साइज इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो धात्विक प्रकृति। नेक्स्ट जो हमारी प्रकृति आती है वो धात्विक प्रकृति। आपको पता है जितनी भी डी ब्लॉक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली धातु होती हैं, कठोर होती है। ये क्या बनाती है, क्रिस्टल्स बनाती है। इनकी क्रिस्टल्स बनाती है बीसीसी, एफसीसी प्रकार के क्रिस्टल बनाते हैं। ओके, और जैसे मतलब क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, तो इनकी धात्विक प्रकृति हो गई। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट इनकी मतलब धात्विक में आप लोग ये भी लिख देना कि कठोर होती है, आघातवर्तनी होती है, चमकीली होती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, नेक्स्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो धात्विक प्रकृति के बारे में अगर हम लोग करें तो बस इतना ज्यादा कुछ नहीं है कि ये आप लोग ये बता देना कि इसमें संकुल के जो प्रकार है वो तीनों मिलते हैं। बीसीसी भी मिलता है, एफसीसी प्रकार का, और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाई दी है किस प्रकार के संकुल क्या है ना। तो बीसीसी, एफसीसी, ये आपका फेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, ईसीसी होता है जो एज सेंटर्ड होता है। ठीक है, और एक आपका सिंपल क्यूबिक वाला होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 पढ़े थे हम लोगों ने। तो इसमें इस प्रकार के क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था देखिए क्या होती है। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था जो लैंथेनाइड या ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग प्रकार की दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग वो बोलते हैं आयंस बना सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इनके अंदर ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, अलग अलग अपने क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये क्या कर सकते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन इन्हीं के अंदर होते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा एस के अंदर आपको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 जाएगा 2 पेयर। ठीक है, एक ही होना, तो एस एक तो या तो 1 दिखा सकते हैं +2, बस इससे ज्यादा नहीं दिखाता। फिर अगर हम बात करें पी में, तो आपको पता है हाईएस्ट अनपेड कितने बचेंगे, +3 तक जा सकता है, जाता वो +5 भी है, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वहां पे, 3 ही तो होती है पी में तो। ठीक है, और फिर अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2s वाले और मान लो तो 5 हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो D5 जो है वो हाईएस्ट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर s वाले 2 मानो तो 7 हो गई ना। तो इस प्रकार से D के अंदर क्या होते हैं, हाईएस्ट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये क्या दिखाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 प्रदर्शित करता है। ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था ये नॉर्मली प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपको बता दूं क्रोमियम और कॉपर ये दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम +3 प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक तो D1 वाला निकाल देता है ताकि वो D इनपुट हो जाएगा, और S वाला तो निकाल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये स्कैंडियम D2 में जाने की बजाय D3 में चला जाता है। ठीक है, और हाईएस्ट, अगर ये तो हुई नॉर्मली बात हमारी, और नॉर्मली कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, +2, यानी कि जो आपका होता है ना जैसे D5 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये स्थायी बन जाएगा। ऐसे ही D6 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के D वाले रहेंगे। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था नॉर्मली दिखाते हैं। अगर उसके बात करें हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था की, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये इनमें मैंगनीज जो आता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जो कि +7 तक दिखा सकता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जो कि +7 तक प्रदर्शित कर सकता है। इतना समझ आया। अब देखिए एक चीज और बता देती हूँ आपको कि ये जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये स्टेबल होते हैं, ऐसे नहीं अस्थायी होते हैं।
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और इनकी कंपाउंड नोन है। Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड नोन है, पता है, पाया जाता है। ओके, और अगर हम बात करें तो देखिए ये दो प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, एक बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, एक बनाते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। तो अगर ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि +2, +1, +3 इस प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 तक, तब ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मेजोरिटी किसको, कौन से बॉन्ड को देते हैं, आयनिक बॉन्ड को देते हैं। और अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तब ये कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कौन से एलिमेंट्स के साथ दिखाते हैं, मोस्टली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फ्लोरीन के साथ मिलेगी या ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन का जैसे पीरियोडिक टेबल में लास्ट जो कॉर्नर पे आता है, वैसे तो इनर्ट गैस आती है बट इनर्ट गैस इनएक्टिव होती है, तो उससे पहले कौन आता है, फ्लोरीन ही आता है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इससे पहले कौन आता है, ऑक्सीजन, क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये क्या कर लेते हैं, आपके जो क्या बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट, डी एफ ब्लॉक अभी शुरू नहीं किया, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कौन से तत्वों के साथ दिखाती हैं, मोस्टली इन तत्वों के साथ अच्छे से स्टेबल भी हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इन ऑक्सीकरण फ्लोरीन इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, साइज छोटा होता है, इसलिए क्या होता है, इजिली क्या कर सकते हैं, ये उनके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, इस वजह से इनका बॉन्ड क्या बनता है, स्टेबल बनता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग ध्यान रखना कि ये जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कम ऑक्सीकरण अवस्था में इनके जो यौगिक होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इनके ऑक्साइड्स की प्रकृति, और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय होती है। तो आपको कई बार ऑर्डर पूछा जाता है, तो आप ऑर्डर में ये याद रख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है, तो जहां पे आपको कम ऑक्सीकरण अवस्था दिखे ना वो होगा क्षारीय, और बीच की ऑक्सीकरण अवस्था जाएगा क्या बोल सकते, उदासीन, न्यूट्रल, और जो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वो होगा अम्लीय। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मैंगनीज वाला क्रोमेट और ये वाला, तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पे टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +3, +4, +6, +7। इट मीन्स ये जो है ये इधर की प्रकृति इनकी क्या होगी, क्षारीय प्रकृति, ये उदासीन होगा या उधर्मी नेचर का होगा, उभयधर्मी नेचर का, जो हो सकता है कभी उदास क्षारीय दिखा दे, हो सकता है कभी अम्लीय भी दिखा दे, है ना। और ये जो 6, 7 वाले ये कैसी प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। अम्लीय प्रकृति के होंगे क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जब हाई होगी तो आपको याद रखना है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपकी निकल रही है ना, इसका मतलब वो आपका कंपाउंड क्या होगा, अम्लीय। तो अरेंज करना कई बार ऑर्डर क्या कर देते हैं, दे देते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी होती है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण, अब देखो इनके जो आप लोगों ने देखा होगा जो रिएक्शंस के अंदर कि ये बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर एज ए कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं, आंशिक भरे डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल, जब एथीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हो, तो हम लोग निकल को क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं और इसका क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है। इसी टाइप से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना होता है, तब भी हम लोग लेते हैं। अगर आप लोग बात करते हो कि क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस से अमोनिया फॉर्मेशन, तो N2+3H2, यहाँ पे आयरन एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी रिएक्शंस है जिनके अंदर क्या होते हैं, इनके एलिमेंट्स को एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड ज्यादा होते हैं,
इस वजह से क्या होते हैं, ये क्या दिखाते हैं, उत्प्रेरक की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी चुंबकीय गुण की, ठीक है, चुंबकीय गुण की बात करें तो चुंबकीय जो गुण होता है, आपको बताया, मैंने पहले ही बताया था जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, उस टाइम मैंने बताया था कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने ही क्या होती है, वो चुंबकीय प्रकृति शो करते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इट मीन्स वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, अब आपको पता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर D1, D2, D3, D4 और D5, उसके बाद D5 वापस से आता है, फिर D6 ऐसे शुरू होता है। होता है कि नहीं होता, ऐसे ही होता है। तो आपको पता है यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 और 5, यहाँ तक तो युग्मित इलेक्ट्रॉन ही है। फिर जब 6 हुआ, D6 हुआ, तो उस टाइम पे युग्मित इलेक्ट्रॉन फिर से घटने लगते हैं, 4, फिर 7 हो जाएगा तो 3। समझा नहीं क्या? देखो कैसे, कि आपको पता है सबसे पहले 3D1 4s2 ही होता है ना, 4s2 सब में है। देखो तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 D1 में, फिर 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 4 तो आता ही नहीं है, 5 आ जाता है, 4s1, फिर 3D6 4s2, मैंगनीज, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 और 3D10 4s2। ये होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 5, इसके अंदर भी 5, इसके अंदर 6 है, 5 ये और 1 ये, 6 हो गए ना। इसके अंदर 5, फिर इसके अंदर, अब देखिए D6 है, इसका मतलब देखो ऐसे भरेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 ही बचे है ना, यानी कि उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप 7 भरोगे तो वापस ही भर दोगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3, फिर 8 भरोगे तो वापस ही भर दोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2, फिर 10 भर दोगे तो 1 ही बचेगा, जो ऐसा वाला है 1, और यहाँ पे D10 में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी नहीं माना जाता। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बीच तक तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जो इनके चुंबकीय गुण बढ़ता है ना, उसके बाद घटने लगता है। तो बढ़ता क्यों है, घटता क्यों, समझ आ गया होगा। हम लोग देखो म्यू बराबर √n+2 से इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं, जहां पे n बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका चुंबकीय गुण उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लोग को पता होगा कि अगर D1 यहाँ से जाए तो इधर की साइड में यहाँ तक तो क्या हो रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब चुंबकीय गुण भी बढ़ेगा। उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है तो चुंबकीय गुण भी घटेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट अंतरागामी यौगिक भी बना सकते हैं, आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने कंप्लीट नहीं की है। तो आज के लिए काफी हो गया, नोट्स मैं आज भेज देती हूँ आप लोग को, ठीक है, और तुम लोग सारे कर लेना ये। तो इस चैप्टर आज लगभग ये मान लो छोटा ही है, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो साथ साथ में देखो अच्छे से पढ़ते जाना, रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ज्यादा, है ना। उसका ये क्यों हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ पूछने लायक है नहीं इसमें, है ना। तो ऐसे पूछ सकते हैं क्षारीय प्रकृति किसकी होगी और इसकी, या फिर ऐसे पूछते हैं इनके उत्प्रेरकीय गुण क्यों दिखाते हैं। नहीं पूछेंगे कि उत्प्रेरकीय गुण क्या होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण क्यों दिखाते हैं, और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये इनमें अंदर क्वेश्चन आते हैं। सबसे इजी चैप्टर लगेगा आपको पूरी बुक के अंदर ये। तो आपको आई होप समझ आ जाए अच्छे से, बट फिर भी आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा। ओके,
तो अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए।